हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 है, यानी क्लास 7th का आपका लेसन नंबर 7, यानी हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 क्लास 7th का है ये। और लेसन नंबर 7 का नाम है आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यानी आज आपको चैप्टर नंबर क्या समझाया जाएगा, 7। और इसका नाम क्या है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यानी इस चैप्टर को आज हम लोग कवर कर लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो 6 लेसन तक आपका कंप्लीट हो चुका था, यानी हिस्ट्री का आपका 7th क्लास का एनसीईआरटी का 1 to 6 लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज का लेसन नंबर 7 है जो कि है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप इतना मतलब। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन कौन सा है, तो लेसन 7 है आपका क्षेत्रीय संस्कृति का विकास, जो कि क्लास 7th का है। और ये 7th चैप्टर ही है आपका, एनसीईआरटी बेस है आपका। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए क्या कहा है, लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है कि उसकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता होगा और तमिलनाडु तथा उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्तिमाओं को का मान क्या करते हैं, बना लेते हैं और उसके बाद मान कर चलते हैं कि सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से समय की भूमिका रही है, जिसमें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं, उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान की ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों से जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। उसके बाद है आपका चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंत संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का एक चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का ही एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा या लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया, वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थे। मलयालम भाषा की पहले साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। और उसके बाद है शासक और धार्मिक परंपराएं, यानी जगन्नाथी संप्रदाय। यानी जगन्नाथी संप्रदाय क्या था, तो देखिए ये आपका चित्र जो दिखाया गया है, ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पंखुड़ियों पर उड़ीसा की है। तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, यानी जगन्नाथ का शाब्दिक होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह पर्याप्त तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। उसके बाद है 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यधिक प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इसके बाद 1230 में राजा अंगन भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। उसके बाद है आपका
जो जो इन मंदिरों को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इस मंदिर का अपना निर्माण स्थापित करने का प्रयत्न किया, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण करने से ही स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार्य किया हो जाएगा। उसके बाद है आपका राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। यानी राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं क्या थी? तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इसे यह समझा जा सकता है कि वहाँ एक प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज तक के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुर से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियों को काव्य तथा गीतों से सुरक्षित रखते हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य तथा गीत ऐसे शूरवीरों की समृद्धि को सुरक्षित रखते हैं और उनमें यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इस कहानियों से आकर्षित होते हैं। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। उसके बाद है आपका क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया कि स्त्री अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती है। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। ये इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते हैं उन्हें अक्सर इस आदर्शों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता है। उसके बाद है आपका क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यानी कथक नृत्य की कहानी क्या है? तो देखिए, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप यानी कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द यानी कथा शब्द से निकलता है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा कथा यानी कहानी सुनने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक व्याख्यान यानी कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगे, जिसे रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य से अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वहां एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं यानी घरानों और में फला फूला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में हुआ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश और उसके बाद के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हुआ। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा धुंध पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता भी मिल गई थी। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। तो शास्त्रीय नृत्य है किस कला के रूप में शास्त्रीय माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली का शास्त्रीय कह सकते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यंत कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा वह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।
ये ऐसे प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी समझनीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वह विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शाब्दक सही नहीं होता। अतः अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है। भरतनाट्यम यानी तमिलनाडु में, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर का। उसके बाद है आपका संरक्षकों के लिए चित्रकला यानी लघु चित्रों की परंपरा। तो एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र यानी जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र, जिसे आमतौर पर जल रंगों से कपड़े तथा कागज पर चित्र किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किया जाता था। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन धर्मों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी और उन्हें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणामस्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा, उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके अनेक दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। उसके बाद है एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण तथा भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे भासोली शैली कहा जाता था। यहाँ तो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी भानुदत्त की रस मंजरी, यानी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली। उसके बाद देखिए आपका लिखा है, अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाने के आश्रयदाता मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकार की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान पड़ी। उसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण है कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारों, फर्शों पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे और जिसे वे सदियों तक सुरक्षित रखते थे। उसके बाद है आपका बंगाल नजदीक से एक नज़र, यानी बंगाल। यहाँ पे आपका 7 लेसन कंप्लीट हो चुका है क्लास 7 का, यानी क्लास 7 का हिस्ट्री आपका 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है और कल आपको 8 लेसन करवाया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 8 लेसन है, तो ये कल आपको करवाया जाएगा। उसके बाद आपका 9th लेसन होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।